हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अगले भाग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे कि किस प्रकार से जो राष्ट्र है उसको भी एक व्यक्ति की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि हमें किसी भी शासक की, नेता की या राजा की फोटो बनानी हो हम बना सकते हैं, उसकी मूर्ति बनानी हो, चित्र बनाना हो, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन क्या एक राष्ट्र की, एक व्यक्ति के रूप में फोटो बनाई जा सकती है? अब अगर हम कहें भारत के चित्र की, तो हम कहेंगे कि हाँ, भारत का मानचित्र बनाया जा सकता है। लेकिन भारत को, इंडिया को एक व्यक्ति के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? लेकिन हम जानते हैं कि जो भारत का ये मानवीकृत रूप है वो भारत माता के रूप में है। हम देखते हैं कि जो किस तरीके से भारत माता है वो भारत के मानचित्र के आगे जो हमारा तिरंगा झंडा है उसे लेकर खड़ी होती है। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो परंपरा है इसकी शुरुआत हुई और यूरोप के जो देश थे जहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जो राष्ट्र थे उसको एक व्यक्ति के रूप में, एक मानवीय रूप में प्रेजेंट किया गया। तो जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के कलाकार थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया? जो राष्ट्र था उसको एक स्त्री के रूप में, नारी के रूप में पेश किया। जैसे कि हमने भी जो भारत है उसको भारत माता के रूप में दर्शा रखा है कि जो भारत है वो हमारी माता है। लेकिन जो भारत माता नाम की लेडी है, स्त्री है, वो वास्तव में भारत में कहीं रहती नहीं है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। वो हमने भारत के साथ जो हमारा लगाव है उसको दर्शाने के लिए उसको एक रूप प्रदान किया हुआ है। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है? राष्ट्र को एक चेहरा देना, एक फेस देना। तो ये काम कब शुरू किया गया? 18वीं और 19वीं शताब्दी में। राष्ट्र को जब हम एक चेहरा देंगे तब हम क्या करेंगे? उसका मानवीकरण करेंगे, यानी कि उसको हम एक इंसान के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट करेंगे कि उसकी पहचान उस राष्ट्र की बजाय उस चित्र से, जो कि हमने उसे किसी भी व्यक्ति का दिया है, उससे हो। अब जैसे हमने भारत को किसका चेहरा दिया हुआ है? भारत माता का चेहरा दिया हुआ है, जो भारत का मानवीय रूप है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, उससे हट करके जो भारत का मानवीय रूप है वो क्या है? भारत माता है। तो जो राष्ट्र की दृश्य कल्पना है, यानी कि उसकी जो विजुअलाइजिंग इमेजिनेशन है वो क्या है? उसको एक चेहरा दे देना, एक मानवीय रूप प्रदान कर देना। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के कलाकार थे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र को किसका रूप दिया? नारी का, एक महिला का। जो नारी की छवि थी उसको राष्ट्र का रूपक या एलिगरी बनाया गया। यानी कि रूपक से हम क्या समझते हैं कि किसी भी भावना को या इमोशन को एक रूप दे देना। तो उन्होंने, उन कलाकारों ने क्या किया? जो राष्ट्र के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी उसको उन्होंने फिर एक नारी की छवि का रूप दे दिया, एक नारी की उन्होंने इमेज दे दी। तो रूपक, जैसे कि हम अलंकार जब पढ़ते हैं हिंदी में, रूपक को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जब कोई भी जो अमूर्त विचार है, कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति या चीज के द्वारा दर्शाया जाए तो वो हम क्या कहेंगे? कि वो रूपक है। अब जैसे कि हम कहेंगे कि फूल सी कोमल बच्ची, इस तरीके के हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं। तो जो बच्ची है उसकी कोमलता की हमने फूल की जो कोमलता है उसके साथ तुलना कर दी। तो ये जो कोमलता है वो क्या है? एक
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है तो हमें लगता है कि जो फूल है वो भी कोमल है और जो बच्चा है वो भी कोमल है, तो इन दोनों में हमने सिमिलैरिटी बिठाई। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि भूत है जो, वो भी एक अपने आप में अमूर्त विचार है, हमने किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन जो हमारी कल्पना है उसमें अगर हम कहें कि कोई लंबे लंबे बालों वाला, बहुत लंबे नाखून है उसके, बड़े बड़े दांतों वाला है, तो वो इस तरीके का जो होगा वो भूत होगा। तो किसी भी हम जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या जो अमूर्त विचार है उसको अगर हम किसी भी वस्तु या फिर चीज के द्वारा दर्शाएं तो वो क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि जो हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ये क्या है, अपने आप में ये आइडियाज है। ऐसा अब जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, हम इसको टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म, सिख धर्म या मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इस टाइप का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जिसको कि हम छू सके, लेकिन इनके कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन से धर्म से संबंधित है। अब जैसे किसी ने अगर तिलक लगाया हुआ है, अपने हाथ में उसने धागा बांधा हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर उसने पगड़ी पहनी है, उसके दाढ़ी मूंछें बड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि वो सिख धर्म से संबंधित है। और अगर किसी ने गले में क्रॉस का जो निशान है वो पहना हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि वो ईसाई धर्म से संबंधित है। तो ये जो धर्म क्या है, ये लाइफ स्टाइल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, तो इसको जो सिंबल्स प्रेजेंट करते हैं उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किस धर्म से संबंधित है। या फिर हम जैसे व्हाट्सएप आजकल सब लोग यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में जैसे अलग अलग इमोशंस के लिए, अलग अलग भावनाओं के लिए अलग अलग तरीके के इमोटिकन्स दिए होते हैं। जैसे जब हम किसी की बात पर खुश होते हैं तब हम उन्हें किस प्रकार का इमोटिकन भेजेंगे, स्माइल वाला या जोर से हंसने वाला। किसी की बात हमें अच्छी ना लगे या गुस्सा आएगा तब हम उसको गुस्से वाला या ऐसे जो रेड फेस वाला है वो इमोटिकन भेजेंगे। तो ये जो व्हाट्सएप के इमोटिकन्स है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस कंटेक्स्ट में कि किसी भी जो अमूर्त विचार है, किसी भी विचार को, वो विचार कुछ भी हो सकता है, जेलसी हो सकती है, किसी देश के प्रति लगाव हो सकता है, सम्मान की भावना हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी भावना, मतलब किसी भी जो भावनात्मक चीज को अगर हम किसी प्रैक्टिकल मतलब भौतिक चीज के माध्यम से अगर दर्शाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, रूपक या फिर एलिगरी कहलाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हम इस पेन का ले सकते हैं, मार्कर का। हम कह सकते हैं कि ये पेन एक योद्धा की तरह है, एक वॉरियर की तरह है। ये भी जो तख्तोताज है उनको पलटने की शक्ति रखता है, ये तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। तो इस तरीके से किसी भी विचार को जब हम किसी चीज के द्वारा दर्शाएं तो वो क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो एक राष्ट्र है उसको एक व्यक्ति का, एक मानव का रूप किस प्रकार से दिया गया। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के कलाकार थे उन्होंने ये काम किया। तो यहाँ हम यूरोप के दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फ्रांस का और जर्मनी का। तो जो फ्रांस था वहाँ उसको फ्रांस के जो देश है उसको क्या रूप दिया गया, मारियान का। मारियान वहां पर एक पॉपुलर नेम है जो कि प्रतीक बना दिया गया कि ये जो फ्रांसीसी राष्ट्र है, फ्रेंच कंट्री है, जो मारियान है वो उसका प्रतीक है। जैसे कि जो भारत माता है वो भारत का मानवीय चेहरा है, इसी तरीके से जो मारियान थी वो फ्रांस का मानवीय चेहरा बनी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपने संघर्ष के दौरान काफी सारे प्रतीकों का प्रयोग किया। जैसे उन्होंने आजादी के लिए टूटी हुई बेड़ियों का प्रयोग किया, और न्याय के लिए हम देखते हैं कि
जो स्वतंत्रता की देवी है उसके हाथ में तराजू होती है जिसके कि 2 पलड़े होते हैं, ये भी फ्रांसीसी क्रांति से ही जो प्रतीक है इसका वहीं से उद्भव हुआ है। तो समय समय पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग आइडियाज थे, विचार थे, उनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी जब हम पढ़ रहे थे, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो तानाशाहियां खत्म हो रही हैं उनको किस प्रतीक के माध्यम से दिखाया था कि जो उनके ताज है, तलवारें हैं, जो तख्त हैं, वो सब उन्होंने टूटे हुए, बिखरे हुए दिखाए थे और लोग जो है वो गणतंत्र के झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो फ्रांस का हम डिस्कस कर रहे थे, फ्रांस को किसका चेहरा दिया गया? मारियान का, यानी कि जो मारियान थी वो फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतीक थी, इसको वो रिप्रेजेंट करती थी। यानी कि अगर कोई मारियान का नाम लेगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि फ्रांस राष्ट्र का प्रतीक है, वो फ्रांसीसी राष्ट्र से संबंधित है। रियल में ये कोई महिला नहीं थी जो कि फ्रांस में रहती थी, ये वहां के कलाकारों ने एक महिला का चित्र बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो मारियान का चित्र था, इसमें लाल टोपी थी, तिरंगा, कलगी, ये चीजें क्या दर्शाती थी? स्वतंत्रता और गणतंत्र के सिंबल्स थे ये, यानी कि जो इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी है उनको ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि अब जो फ्रांस है वहां पर लोग स्वतंत्र हैं और गणतांत्रिक ढंग से वहां का शासन चलाया जाएगा। तो लोगों का इसके साथ गहराई से संबंध जुड़ जाए, इसके लिए फिर वहां की सरकार ने क्या किया? जो मारियान की तस्वीरें थी वो उन्होंने सार्वजनिक चौकों पर, चौराहों पर लगवाई और सिक्कों और डाक टिकटों पर भी जो ये मारियान का चित्र बनाया गया था उसको उन्होंने अंकित करवाया, छपवाया। और इसी तरीके का हमें जो एग्जाम्पल है वो जर्मनी का देखने को मिलता है। जर्मनी में किसका चित्र बनाया गया था? जर्मेनिया का। तो जिस तरीके से मारियान फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ये जो एक महिला रूपक है, फीमेल एलिगरी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जर्मनी को। तो ये जो जर्मेनिया का चित्र है, इसमें जो महिला दिखाई गई है उसने बलूत का मुकुट, ओक के वृक्ष का मुकुट पहना हुआ है। जो जर्मनी के लोग हैं उनके लिए जो बलूत है वो क्या है? वीरता का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने मतलब इसका यूज किया है। और ये अपने हाथ में एक तलवार लेकर के खड़ी है, जब आप अपनी बुक में देखोगे इसके जर्मेनिया के चित्र को, और उस तलवार के बाहर एक जो बलूत की टहनी लिपटी हुई है। तो उसको देख करके भी हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्या चाहती है कि वो संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। तो ये जो जर्मेनिया का चित्र था ये 1848 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? पीछे हम डिस्कस कर चुके थे। 1848 में क्या हुआ था? जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित की गई थी, जो कि सेंट पॉल चर्च में हुई थी, फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुई थी। तो वहां पर जो संसद की बैठक होनी थी उसमें जर्मेनिया का चित्र लगाया जाना था, लेकिन वहां हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि जो महिलाएं थी उस समय पर उनके राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सीमित थे और उनको उस संसद में कहाँ जगह दी गई थी? जहां पर ऑडियंस, यानी कि जो कि सिर्फ उसको देख सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, उनको ऑडियंस में खड़े रहने की परमिशन दी गई थी। तो हालांकि ये चलो हमारे टॉपिक से हट कर के बात है कि जो जर्मेनिया का चित्र है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लगाया जाना था और उस समय तक जो महिलाएं थी उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो जब उन महिलाओं ने उस चित्र को देखा होगा तो उनको ये कितनी स्ट्रेंज सिचुएशन लगी होगी, कितनी विचित्र ये स्थिति लगी होगी कि कहाँ उस महिला का चित्र टंगा हुआ है जो हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है और हम मतलब उसमें संसद की कार्रवाई में भाग भी नहीं ले सकते। तो ये चीज भी हमारे लिए यहाँ जानना जरूरी था। तो जर्मेनिया थी वो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस टॉपिक पर हमारे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो हमसे यही पूछा जा सकता है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना से क्या अभिप्राय है, या इस पर टिप्पणी लिखिए। और
रूपक से हम क्या समझते हैं, एलिगेरी से क्या समझते हैं। इस पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मारियान और जर्मेनिया कौन थी, हमारे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी। तो ये हमारा अगला ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो बाल्कन कंट्रीज थी वहां पर किस प्रकार से तनाव पैदा हुआ, और वो हमारा फिर लास्ट टॉपिक होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।